सुनिए अरसम जी, मुझे आपके साथ सुहागरात मनानी है। माही ने मासूमियत से अपनी झपकती हुई पलकों से ऐसे कहा जैसे अब तक की सारी मासूमियत की हदें पार कर दी हों। लेकिन जब उसके मुंह से सुहागरात की बात निकली तो अरसम के तो सच में होश उड़ गए थे। वो हैरान और परेशान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माही की ओर देखने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या कहा? एक बार फिर से कहना। शायद मुझे सुनने में गलती हुई। वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। और माही ने फिर वही बात दोहराई। मैं कह रही थी कि आज हमारी शादी हुई है ना, तो शादी के बाद हमें भी सुहागरात मनानी है। मैंने सुना है जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन बंद कमरे में एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करते हैं। दूल्हा अपनी दुल्हन को ढेर सारे तोहफे देता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। और ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। तो अब जब हमारी भी शादी हो चुकी है, भले ही न धूमधाम से हुई, न आप दूल्हा बने और न मैं दुल्हन बनी, बारात भी नहीं आई, लेकिन शादी तो हुई है ना अरसम जी। सब लोग कह रहे हैं कि अब मैं अरसम खान की दुल्हन हूँ। तो इस हिसाब से आज हमारी शादी की पहली रात है और आज की रात आप मुझे तोहफे देंगे, मुझे बहुत सारा प्यार करेंगे, है ना? मैं तो बस यही सब कुछ आपको कह रही थी। अरसम चुप था, पूरी तरह खामोश, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। वो सिर से पैर तक उसे देख रहा था, हैरान भी था और परेशान भी। सामने खड़ी वो नन्ही सी लड़की इतनी मासूमियत से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन शायद वो इन बातों की सिर्फ ऊपरी परत को ही समझती थी। गहराई में उतरने का उसे अब तक इल्म नहीं था। वो चुपचाप खड़ा रहा, कुछ कह भी नहीं पा रहा था। इतने में माही हल्के कदमों से उसके और भी करीब आई। उसके बाजू को हल्के से झंझोड़ते हुए मासूमियत से बोली, अरसम जी, आप सुन रहे हैं ना मुझे? मुझे आपके साथ सुहागरात मनानी है। बिल्कुल उसी मासूमियत से वो दोबारा बोली थी। लेकिन अरसम का दिमाग अब सच में सुन्न पड़ने लगा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मालूम भी है सुहागरात होती क्या है? सिर्फ 16 साल की हो तुम और धोखे से मेरी दुल्हन भी बन गई हो। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? और ऊपर से ये बेवकूफ़ी भरी जिद की सुहागरात भी मनानी है। अरसम अब सच में फट पड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और थकावट तीनों एक साथ उमड़ आए थे। क्या पति पत्नी के रिश्ते और सुहागरात को तुमने कोई खेल समझ रखा है? ये गुड़िया गुड़िया का खेल नहीं है माही। ये एक रिश्ता है जिसमें जिम्मेदारी होती है, समझदारी होती है, ना कि शरारत और जिद। अरसम अब उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था और इस गुस्से में उसे इस रिश्ते की नाजुकता के बारे में भी समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे तो लगा था कि जब वो कमरे में दाखिल होगा तो कमरे में वो डरी सहमी माही सिसक सिसक कर रो रही होगी। वो तो ये सोचकर परेशान था कि वो उसे किस तरह समझाएगा और कैसे संभालेगा, उसके डर को कम कैसे करेगा। उल्टा वो तो सुहागरात मनाने की तैयारी में बैठी थी। अरसम की डांट पर माही चुपचाप खड़ी थी, लेकिन आंखों में नमी चमकने लगी थी। निचला होंठ मासूमियत से बाहर निकालते हुए वो अरसम की ओर अपनी लंबी पलकें उठाकर देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल था। आखिर ऐसा भी क्या है सुहागरात में जो आप मुझे इतना डांट रहे हैं? जब मैंने 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा था, तब तो मुझे आपने नहीं डांटा था, बल्कि सबने ज़बरदस्ती मुझे ये शब्द दोहराने के लिए बोला था। तो वो भी शादी की एक रस्म थी ना, और ये सुहागरात भी शादी की एक रस्म ही होती है। तो फिर इस रस्म को करने के लिए आप मना क्यों कर रहे हैं और ऊपर से मुझे डांट भी रहे हैं? वो अब भी समझ नहीं पा रही थी। उसने सिर्फ सोचा नहीं था और इस बात को पूछ भी लिया था। और यही सवाल अरसम के सीने में फिर से जैसे आग बनकर उतर गया। तुम चुपचाप सोती हो या मैं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए कोई और तरीका अपनाऊं? वो गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी ओर बढ़ा था और फिर उसे घूरने लगा। वो खुद को उसकी नज़रों से बचाती हुई पीछे हट गई और वो उसे झटकता हुआ गुस्से से नाइट सूट उठाकर बाथरूम में चला गया। माही थूक निगलती हुई बेड पर बैठ गई। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। ये तो राजी ही नहीं हो रहे। मैं सुबह बड़ी मालकिन को क्या जवाब दूंगी? मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनका कहा हुआ काम नहीं किया, तब तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। वो घुटनों में चेहरा छुपाकर देर तक बैठी इसी बारे में सोचती रही। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अरसम खान भीगे बालों को तौलिए से पोंछता हुआ बाहर निकला। उसकी नज़र एक पल को बेड पर बैठी माही पर पड़ी थी।
एक उड़ती उड़ती नज़र उसने माही पर डाली, लेकिन बिना कुछ कहे वो सीधे जाकर आईने के सामने खड़ा हो गया। सोई नहीं अभी तक? उसने लापरवाह से अंदाज में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ महसूस ही ना किया हो। उसके दिल में कहीं एक थोड़ा सा सुकून था कि शायद अब उसके दिमाग से सुहागरात का कीड़ा निकल चुका है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। माही की नज़रों में अब भी वही मासूम ख्वाहिशें तैर रही थीं। वो अब भी उसी पल में उलझी हुई थी। उसने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए धीरे धीरे उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। 6 फीट से निकलता हुआ कद, तीखे नाक नक्श, भीगे बाल जो तौलिया से रगड़कर पोंछने की वजह से इधर उधर बिखर गए थे, जादू सा असर रखने वाला चेहरा, खूबसूरत और रौबदार पर्सनालिटी वाला वो अरसम खान था। और उसके ठीक पीछे खड़ी थी 16 साल की नर्म नाजुक, बिल्कुल गुड़िया सी मासूम माही, जो मुश्किल से उसके कंधों तक ही पहुंच पाती थी। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन दिल से निकली थी। बस एक सवाल और पूछना है, डांटना मत प्लीज़। अरसम ने तिरछी नज़र से उसे देखा। उसकी मासूमियत पर खींच भी आई और कहीं ना कहीं एक हल्की सी मुस्कान भी ओंठों के कोनों तक आकर रह गई। उसके मासूम से चेहरे को देखकर वो बिल्कुल भूल चुका था कि ये शादी किन हालातों में हुई है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके दुश्मन की बेटी थी। बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए उसने बड़े बिजी अंदाज में कहा था, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? क्या क्या सुहागरात मनाना बहुत मुश्किल काम होता है? हम दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। प्लीज़ कर लीजिए ना। आपकी माँ ने यही कहा था कि आपसे शादी करनी है और शादी के बाद सुहागरात भी मनानी है। वो डरती सहमती मासूमियत से अपनी उंगलियां चटकाते हुए बोल रही थी, और इस बार जो अरसम खान अपने दिमाग को बड़े सुकून में महसूस कर रहा था। नहाने से उसे एक नई ताजगी मिली थी, लेकिन माही के सवाल ने उसके दिमाग को फिर से भन्ना कर रख दिया था। उसने हेयर ड्रायर पटकने वाले अंदाज में टेबल पर रखा था और पीछे मुड़कर माही को कंधों से पकड़ लिया। तुम्हारे दिमाग पर ये जो सुहागरात का भूत चढ़ा है ना, ये भूत तो उतारना ही पड़ेगा। ऐसी सुहागरात मनाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी, कहकर उसने अपनी शर्ट उतारी और माही को एक झटके में खींचकर सीधे बेड पर ले गया। उसके ऊपर झुक गया था। इतने अचानक उसके इतने पास आने पर माही की एक हल्की सी चीख निकल गई थी। उसने घबराकर अरसम की ओर देखा। आप ये क्या कर रहे हैं? जब कुछ समझ में न आया तो वो सवाल कर बैठी, जबकि अरसम ने उसके नरम गुलाबी होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और खुद उसकी गर्दन पर झुक गया। जैसे ही अरसम के तपते हुए होंठ माही की नाजुक गर्दन से छुए, एक अजीब सी सिहरन थी जो पूरे बदन में दौड़ गई थी। वो मर्द की इस छुअन से अनजान थी। शरीर की रगों में दौड़ता हल्का सुरूर उसे बुरी तरह बेचैन कर गया था। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। वो समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या था। गर्म सांसों में उसका नाजुक वजूद पिघलता जा रहा था। गर्दन से होता हुआ वो उसके चेहरे की ओर झुका था। दोनों के लबों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था और माही बुरी तरह घबराई हुई थी। अरसम, उसके होंठों से टूटे फूटे से शब्द निकले और उन कांपते होंठों को देखकर अरसम बेखुद हुआ था, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। ये नरम गरम सा स्पर्श जो बस अरसम का था, और वो भी अपनी जायज़ बीबी के वजूद पर, जिस पर उसका पूरा पूरा हक था। लेकिन उसके कम उम्र के चलते वो उसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकता था। पर आज की रात उसे सबक सिखाना और उसे समझाना भी बहुत ज़रूरी था, वरना ये लड़की हर रात उसका जीना दूभर कर देती। अगले ही पल गहरी सांस लेते हुए अरसम ने माही के माथे पर अपने होंठ रखे थे, फिर धीरे से उसके कान की लौ काट ली। उसकी हल्की बढ़ती हुई दाढ़ी की चुभन से माही घबरा गई थी। अरसम के होंठों का वो अजीब सा स्पर्श उसे बेचैन कर रहा था। वो खुद में सिमटती जा रही थी। उसे क्या पता था कि सुहागरात ऐसे मनाई जाती है कि पति इतना करीब आ जाता है। अरसम ने उसकी छोटी सी नाक पर अपने होंठ रखे तो उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि पापा और भाई के अलावा भी कोई मर्द उसकी ज़िंदगी में आया था, और वो भी इस तरह उसका पति बनकर, जो अब उसे अपना हक लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। माही के वजूद पर अपने स्पर्श की तपिश बिखेरते हुए अरसम उसके बेहद करीब आता जा रहा था, और माही के होश जैसे उड़ चुके थे। माही के खूबसूरत नाजुक वजूद को देखकर एक पल के लिए अरसम भूल गया था कि उसने सिर्फ और सिर्फ माही को डराना था, उसके बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना था। उस पर अभी इस रिश्ते की शुरुआत नहीं करनी थी। जज्बातों से बेकाबू होकर वो अपने दांतों से माही को थोड़ी सी तकलीफ भी दे गया था।
माही की सिसकी निकल गई। अरसम ने फिर उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा और गर्दन के साथ साथ उसके गले और उसकी मुलायम धड़कनों पर भी अपने तपते हुए होंठ रखने लगा। माही की हालत बेकाबू हो रही थी, जबकि उसका हुस्न अरसम को और भी पागल कर रहा था। माही की आंखों में आंसू छलक आए थे, उसके नरम वजूद पर अपने होठों की छाप छोड़ते हुए। जैसे ही अरसम ने माही के चेहरे की ओर देखा तो अचानक वो होश में आया था। शर्मिंदगी का एक गहरा एहसास अरसम की रग रग में भर गया। वो एक झटके से उससे दूर हुआ था। बेड से उतरते हुए उसने नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाया और माही की ओर बढ़ा दिया। ये लो, दुपट्टा ओढ़ लो और अपने आप को ठीक कर लो। आज के बाद सुहागरात का नाम भी मत लेना मेरे सामने। शादी की पहली रात हर लड़के और लड़की के जीवन की एक खूबसूरत और स्पेशल रात होती है, जिसे दूल्हा दुल्हन मिलकर अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात बनाते हैं। हम भी अपनी इस रात को यादगार बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, बल्कि सही वक्त आने पर। सुबह अगर मॉम पूछें तो उन्हें बस इतना कहना कि मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया है। इस लाइन के आगे एक शब्द भी नहीं बोलना है तुमने, वो खुद सब कुछ समझ जाएंगी। कहकर वो सीधा सोफे पर जा लेटा, जबकि माही कांपती हुई कंबल में दुबक गई थी, बल्कि कंबल पूरा सर तक तान लिया था और ख़ुद को पूरी तरह छुपा लिया। जो कुछ अरसम ने अभी उसके साथ किया था वो सब उसके लिए बेहद शर्म का कारण था। अगले ही पल उसने अपना जरा सा सर निकाल कर सोफे पर लेटे हुए अरसम की ओर देखा था और कुछ देर पहले की गई अरसम की शरारतें याद करके उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिखर चुकी थी। उसे तो अभी शादी का मतलब तक मालूम नहीं था, निकाह और रिश्तों की गंभीरता ये सब कौन समझाता उसे। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सा डर था जिसमें मीठी सी गुदगुदी भी शामिल थी। अरसम का छूना उसे बहुत अच्छा लगा था। वो सिर्फ 16 की थी और अभी तक अपने गुड्डे गुड़ियों से ही खेलती थी। मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके पूरी दोपहरी हवेली में क्रिकेट खेलती या फिर पेड़ पर चढ़कर कच्चे अमरूद तोड़ती, खट्टा मीठा फालसा खाया करती थी। उसे ज़िंदगी के इन गंभीर मसलों का कोई इल्म नहीं था, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बदल चुका था। जुर्म किसी और ने किया था और सज़ा माही को मिली थी, और उसे सज़ा के तौर पर अरसम खान की दुल्हन बना दिया गया था। उसके अपनों ने ही उस मासूम सी माही को दगा दिया था। अपने घर वालों को याद करते हुए माही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिन भर की थकी हारी थी। सोच सोचकर खुद को और ज़्यादा परेशान करने की बजाय आंखों से आंसू पोंछे और सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में थी, जबकि सोफे पर लेटा हुआ अरसम उसके चेहरे की ओर एकटक देखता जा रहा था। इस लड़की को निकाह में आए हुए बस एक ही दिन हुआ था, मगर वो उसे अपनी तरफ खींचने में बुरी तरह कामयाब हो चुकी थी। नींद में उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और मासूमियत जैसे कोई कहानी सुना रही थी। माथे पर चोट का निशान भी था, वही चोट जो कल अरसम की माँ ने उसे दी थी। नई बहू का स्वागत कुछ यूं किया गया था, लातों, घूंसों और थप्पड़ों से, मगर अरसम ने बीच में आकर उसे बचा लिया था। कल का मंजर याद आते ही अरसम का दिमाग घूम गया था। गुस्सा उसकी नस नस में उतर गया। वो झटके से उठा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि माही अभी तक मीठी नींद में सो रही थी। उसे खबर तक न थी कि उसका शौहर क्या कर रहा है और कहाँ चला गया। उसे तो बस अपनी माँ की याद आ रही थी। अपने आंसुओं से उसका वास्ता था, जो याद करते करते वो सो गई थी। अभी तो माही के बहुत से इम्तिहान बाकी थे, जिनसे उसे कामयाबी के साथ गुजरना था। मेरी बात सुनिए, माही ने उसका कंधा पकड़कर झकझोरा। जब उसने पूरी नींद में डूबी आंखें मुश्किल से खोलकर उसकी ओर देखा, वो सामने ही खड़ी थी, मुंह फुलाए हुए। उसके कमसिन चेहरे पर मासूमियत बहुत प्यारी लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए वो अरसम को अपनी ओर खींच रही थी। सामने लगी वॉल क्लॉक पर नजर गई तो सुबह के 3 बज रहे थे। 2 बजे तो वो सोने के लिए ही लेटा था। अरसम की नींद एकदम से उड़ गई। हाँ बोलो, क्या बात है? वो आंखें मलता हुआ उठकर बैठा और उसकी ओर देखने लगा। कुछ तो था जो उनके बीच के रिश्ते की गहराई को बढ़ा रहा था। वो मुझे भूख लग रही है। अब वो बाकायदा रोने वाली हो गई थी। पता नहीं क्यों अरसम उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। पहली बार भूख लगने पर उसे किसी से कुछ मांगना पड़ रहा था। उसकी आंखों में इसीलिए आंसू आ गए थे। तो रो क्यों रही हो? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, पहले बता देती। वो फौरन उसके पास आया और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछने लगा। अरसम किचन में आया और उसके लिए कुछ खाने को ढूंढने लगा, लेकिन खाने के नाम पर तो किचन में कुछ भी नहीं था। और ये नई बात नहीं थी। रात का सारा बचा हुआ खाना नौकरों को दे दिया जाता था और सुबह ताज़ा फ्रेश खाना बनता था। उसे कुकिंग तो आती नहीं थी, इसलिए
सारे फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा काट कर एक बाउल में डाल लिया। ऊपर से क्रीम, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक डालकर कमरे में वापस आया। देखो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मगर तुम्हारा पेट भरने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। जब माही ने वो फ्रूट चाट देखी तो एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अरसम जी, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पापा जब कभी शहर जाते थे तो मेरे लिए ज़रूर लाते थे, और मैं तो जिद करके भी मंगवाया करती थी। इसमें बहुत सारे फल होते हैं, उसने खुशी के मारे अरसम के गले लगते हुए कहा था। जबकि अरसम वहीं पर सन खड़ा रह गया। उसकी नर्म और मेहरबान बाहों का स्पर्श उसके जलते हुए दिल पर जैसे ठंडी फुहार बनकर बरसा था। दिल ने उस पल एक बेईमानी की थी। सर झुकाकर अपने गले से लिपटी उस छोटी सी मासूम लड़की को देखा था, जिसके ऊपर बीते कल से अब तक न जाने कितनी कयामतें टूट चुकी थीं। अपनी बाहों का घेरा उसकी गर्दन के चारों ओर कसते हुए अरसम ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। आप जल्दी से फ्रूट चाट खत्म करो, फिर सो, मुझे सुबह वक्त पर उठना भी है। वो हाथों पर चेहरा टिकाए बड़ी फुर्सत से उसे निहार रहा था। बेशक खूबसूरती में उसकी कोई मिसाल नहीं थी। उसके कमसिन चेहरे पर बेहिसाब हुस्न था। हल्की गुलाबी लिए उसकी सफ़ेद रंगत, गाल और नाक तो टमाटर के जैसे लाल हो रहे थे। बड़ी बड़ी हल्की सूजी हुई आंखें, जो शायद कल बहुत ज़्यादा रोने की वजह से सूज चुकी थीं। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल होंठ, छोटी सी नाक, लंबी सुराहीदार गर्दन, बाल बिखरे हुए थे। साफ झलक रहा था कि 2-3 दिन से कंघा नहीं किया था। ये सब मिलकर उसे बेहद दिलकश बना रहे थे। आँख के पास एक छोटा सा काला तिल जैसे नज़र का टीका लगाता था। वो माही को देखने में इतना मग्न था कि उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि माही ने फ्रूट चाट ख़त्म कर ली है और अब बाउल रखकर चैन से सोफे पर सोने की तैयारी कर रही है। अरसम ने प्याला उठाकर किचन में रख दिया था। अब वो उसे कमरे से बाहर भेजने का रिस्क नहीं ले सकता था। कल भी वो कमरे से बाहर गई थी और क्या कुछ हो गया था। इस सोच से ही अरसम के रोंगटे खड़े हो गए थे। सुनो, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर लेट जाता हूँ। यहाँ लेटने से कमर दर्द कर रही है, तुम्हारी कमर भी दर्द करने लगेगी। अरसम ने उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर बिठाया, मगर दिल ने फिर से अनकही सी ख्वाहिशें करना शुरू कर दी, जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकता था। माही की उम्र कम थी, ये सोचते हुए वो वॉशरूम चला गया। जब वापस कमरे में आया तो माही फिर से गहरी नींद में सो रही थी। सोते हुए उसका चेहरा बेहद मासूम और दिलकश लग रहा था, और अरसम चाहकर भी उसकी तरफ से टकटकी बांधे बिना देखकर नहीं रह पाता था। सोफे पर सोने से उसकी कमर अकड़ गई थी, इसीलिए वो उठकर कुछ देर कमर सीधी करने के इरादे से फर्श पर ही लेट गया। फर्श पर कोई मैट्रेस तो था नहीं, मगर सोफे की तुलना में यहाँ उसकी कमर को सुकून मिला था। उससे नींद आ गई थी। तभी माही वॉशरूम जाने के लिए उठी थी और सीधे अरसम से टकरा गई और धड़ाम से उसके ऊपर जा गिरी। अरसम ने नींद में ही अपने बाजुओं का घेरा उसकी कमर के ओर कस दिया। फिर एक हाथ से उसका सर थपथपाते हुए अपने सीने पर रखा और धीरे से बुदबुदाया, सो जाओ अगर जान प्यारी है, वरना अगर मैं जाग गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं बस अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। वो बुरी तरह हड़बड़ाई थी और एक झटके से खुद को अरसम की मजबूत बाहों से निकालते हुए बोली और सरपट वॉशरूम की ओर भाग गई। उसकी इस घबराहट पर अरसम मुस्कुराकर रह गया था। पागल लड़की, किसी दिन मुझे भी पागल कर देगी। काफ़ी देर वॉशरूम में बिताने के बाद जब वो बाहर आई तो अरसम को वैसे ही फर्श पर सोते देखा। उसे उस पर तरस आ गया। बात सुनिए, आप भी बेड पर आ जाइए, हम एक साथ सो जाते हैं। मैं सोते हुए लात नहीं मारती, खर्राटे भी नहीं लेती और ज़्यादा तंग भी नहीं करती। आपको मुझसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक कोने में मैं सो जाती हूँ और दूसरे कोने में आप। इस तरह नीचे लेटने से तो कमर में और ज़्यादा दर्द हो जाएगा। वो चेहरे पर अपनापन और फिक्र लिए अरसम को देख रही थी। बार बार उसे बेड पर चलकर सोने के लिए कह रही थी। बजाय उससे उलझने के अरसम चुपचाप उठा और उसके साथ ही बेड पर जाकर लेट गया। माही भी खुशी से उसके बराबर में आकर लेट गई और फिर कुछ ही देर में दोनों नींद की गहरी वादियों में उतर गए थे। अगली सुबह दोनों की आंख जोरदार दरवाजे की दस्तक से खुली थी। माही हड़बड़ाकर उठ बैठी और साथ ही अरसम ने भी परेशानी से दरवाजे की ओर देखा था। आज तक घर में किसी ने भी इस तरह दरवाज़ा पीटकर उसे नहीं जगाया था। उसकी माँ उसके आराम का बहुत ख्याल रखती थी। किसी को उसके कमरे के पास खड़े होकर ऊंची आवाज़ में बोलने की इजाज़त नहीं थी, मगर आज दरवाज़ा इतनी ज़ोर से पीटा गया था, ज़रूर कोई बात थी। अरसम फ़ौरन उठा, पैरों में स्लीपर डाले और तेज़ी से जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही नेहा बेगम खड़ी थीं। मेरे कमरे में आओ अभी, इसी वक्त, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है।
अरसम को किसी गड़बड़ का एहसास तुरंत हुआ था। उन्होंने एक नज़र उसके कमरे पर डाली थी और एक बेड पर माही को सोते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया था। वो पलटकर अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। अरसम वॉशरूम में घुस गया। नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद वो भी नेहा बेगम यानी अपनी माँ के कमरे की ओर चल पड़ा। नेहा बेगम कमरे में इधर से उधर टहल रही थीं। अरसम ने दरवाजे पर दस्तक देकर कमरे में कदम रखा। माँ के चेहरे पर मौजूद बेचैनी को वो अच्छी तरह पहचानता था, मगर वो चाह कर भी उनकी बात मान नहीं सकता था। इसीलिए चुपचाप जाकर उनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। नेहा बेगम ने गौर से उसके चेहरे की ओर देखा था। ये वही बेटा था जिसने कभी उनका कोई हुक्म नहीं टाला था, हर बात सर आँखों पर रखी थी, मगर फिर भी वो उसकी तरफ से गाफिल रही थी। और आज ही उनके दिल में ये बात आई थी, जबकि वो अब उनसे बेजान हो चुका था और उनके हुक्म मानने से इनकार भी कर रहा था। एक हूक सी उनके सीने में उठी थी। काश मैं अपने बेटे की पहले ही कद्र कर लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता कि वो मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है। क्या तुम हमारा हुक्म मान चुके हो अरसम? हालांकि दोनों को एक ही बेड पर सोते हुए देखकर उन्हें थोड़ा सा सुकून तो हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने शक पर यकीन की मोहर लगाना चाहती थी। एक नज़र में उसका जायजा लेने के बाद नेहा बेगम ने आखिर वो सवाल कर ही दिया था जो वो नहीं करना चाहती थी। अरसम ने झुका हुआ सिर और भी नीचे कर लिया और फिर जब बोला तो उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। माही को आप लोग मेरी निकाह में दे चुके हैं मॉम। हमारे कमरे में हम दोनों के बीच कौन से रिश्ते निभते हैं, अब आप उन चीज़ों में दखल अंदाजी मत क्या करें। आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपसे मोहब्बत करना मेरा सबसे पहला फ़र्ज है, मेरा धर्म है, मगर अपनी पर्सनल लाइफ में मैं किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे माही के साथ रिश्ता बनाना है या नहीं, उसे रखना है या छोड़ना है, ये तमाम फैसले मेरे होंगे, सिर्फ मेरे। अरसम ने धीरे धीरे मगर बेहद नर्म लहजे में नेहा बेगम को उनकी हदें बहुत अच्छे से समझा दी थीं। उसकी ये बात सुनकर नेहा बेगम ने होठों को गुस्से से भींच लिया था। वो अरसम से सख्ती से पेश नहीं आ सकती थी क्योंकि वो बचपन से ही जिद्दी था। जिस बात पर अड़ जाए वहाँ से उसे हटाना नामुमकिन हो जाता था। वैसे तो वो बेहद आज्ञाकारी बेटा था, जहीन था और उसने कभी नेहा बेगम या कदीर साहब का सर शर्म से झुकने नहीं दिया था। यकीनन आगे भी वो उनकी ख्वाहिशों का लिहाज रखने वाला था, मगर शायद नहीं। अरसम ने हल्के से सिर हिलाया, जाने की इजाज़त ली और कमरे से बाहर निकल गया। उसका इरादा अब कब्रिस्तान जाने का था। कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके दिल को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था। आंखों में नमी उतरने लगी थी। आई एम द बेस्ट, द हैंडसम, द कूल, द इंटेलिजेंस अरहम अली, सबका चहीता, सबकी आंखों का तारा, हंसमुख, खुश मिजाज और बेहद अच्छे अखलाक वाला। वो अपनी एक आंख बंद कर लेता और जोश से बोलता चला जाता था। उसकी ये बातें सुनकर अरसम मुस्कुराया करता था। आज वही शरारती, शौक, हंसमुख और निहायत जहीन शख्स इस खामोश और वीरान कब्रिस्तान का बासी बन चुका था। उसके अपने वजूद पर भी तो अब खामोशियाँ उतर आई थीं। कितना पुकारा था अरसम ने उसे, मगर वो आंखें बंद किए उसी तरह सफ़ेद कफन में लिपटा पड़ा रहा। उसका चेहरा भी कफन की तरह उजला लग रहा था। चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। अरसम ने अपनी आंखें शिद्दत से बंद कर ली थीं। ये मंजर वो सारी उम्र भूल नहीं पाएगा। दिल कर रहा था यहीं से वापस पलट जाए, मगर सब्र को हथियार बनाकर वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। एक ताज़ा खुदी हुई कब्र के पास रुककर उसने फातिहा पढ़ी, फिर वहीं ज़मीन पर बैठ गया और कब्र की गीली मिट्टी पर हाथ फेरने लगा। वो मिट्टी को बहुत प्यार से सहला रहा था, जैसे गोद में कोई नन्हा सा मासूम बच्चा हो जिसके साथ जरा सी भी सख्ती की जाए तो वो टूट जाएगा। काफ़ी देर तक कब्रिस्तान में वक्त गुजारने के बाद अरसम बेहद भारी मन के साथ उठा था। घर आया। दिन के करीब 2 बज चुके थे। वो बहुत देर से उठा था और फिर सीधे कब्रिस्तान चला गया था। वहाँ से खेतों का जायजा लेने के बाद ही वो अब घर वापस आया था। घर में ताजियत के लिए आने वालों का तांता लगा हुआ था। वो चुपचाप आकर मेहमानों के बीच बैठ गया। हर आँख में अफसोस था, दुख था, आंसू थे। इतनी जवानी में मौत, खुदा किसी को ये दिन न दिखाए। हर मिलने वाला अफसोस कर रहा था। सब इस गम में बराबर के हिस्सेदार थे। अरहम इस कदर मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला इंसान था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ उसने रहमदिली और नेकी ना की हो।
शाम तक आने वालों का सिलसिला चलता रहा। रात को कुछ फुर्सत मिली तो अरसम मर्दाना बैठक से उठकर घर आ गया। उसके सिर में जोर का दर्द था। वो सोफे पर बैठकर अपना सिर धीरे धीरे दबाने लगा कि तभी किचन से आती एक लड़की की चीख ने उसे झकझोर दिया था। एक पल में ही वो पहचान गया था, ये माही की चीख थी। क्या हुआ होगा, कहते हुए वो तेजी से किचन की ओर भागा था, मगर जो मंजर उसके सामने था वो देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। सारा फर्श अधपके चावलों से भरा पड़ा था। चावल से निकलता उबलता पानी भी फैल चुका था। एक तरफ माही अपने पैर को थामे बैठी थी और रो रही थी। उसने एक हाथ से अपने होंठ दबा रखे थे ताकि उसकी चीखें बाहर तक न जाएं। अरसम फौरन आगे बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर लिविंग रूम में ले आया। उसे सोफे पर बिठाकर उसके पैर को चेक करने लगा। उबलते हुए चावलों का खौलता पानी उसके पाँव पर गिरा था और पाँव बुरी तरह जल चुका था। चावल उसके पाँव से चिपक गए थे। अरसम ने तेजी से टिश्यू उठाया और बेहद नरमी से उसका पाँव साफ करने लगा। किचन की तरफ आती नेहा बेगम ने यह मंजर देखा तो उनके तन बदन में आग लग गई। तुम किचन में क्या करने गई थी? अरसम ने गुस्से से माही की ओर देखा। वो आंखों में आंसू लिए सर झुका गई। मैं खाना बनाने गई थी। तुम्हें खाना बनाना आता है? अरसम ने हैरानी से पूछा। वो सिर्फ 16 साल की थी। इतनी सी उम्र में तो लड़कियां गुड्डे गुड़ियाँ खेलती हैं, स्कूल जाती हैं और ज़िंदगी को खूब मज़े से जीती हैं, और वो रसोई में खाना बना रही थी। ये अरसम के लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी। उसकी बहन तो 23 साल की थी, मगर उसने आज तक रसोई में कदम नहीं रखा था। उसे तो चाय बनानी भी नहीं आती थी। नहीं अरसम जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। माही ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अरसम ने गहराई से उसके चेहरे की ओर देखा। मगर अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो फिर क्या मजबूरी थी जो वो किचन में गई थी? उसके चेहरे को गौर से देखते हुए उसके गाल पर 3 उंगलियों के पड़े निशान ने सब कुछ साफ कर दिया था। उसकी उजली सफ़ेद रंगत पर ये लाल निशान बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे थे। अरसम गुस्से से बेकाबू हो गया। यकीनन उसे ज़बरदस्ती किचन में भेजा गया था। ठीक है, आज के बाद मैं न देखूं कि तुम किचन में गई हो, अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए उसने माही से कहा। जबकि नेहा बेगम को भी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, मगर वो चुपचाप खड़ी सब कुछ देखती रहीं। कहाँ तो वो दुश्मन की बेटी को ब्याह कर लाई थी कि उसे देखकर उसे दर्द देकर अपने दर्द का मरहम रखेंगी, और कहाँ उनका बेटा उसी के नखरे उठा रहा था। उन्होंने नफरत से सर घुमा लिया। इन मिडिल क्लास लड़कियों को तो मर्दों को काबू करने के खूब हुनर आते हैं। अरसम ने माही को गोद में उठाया और कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में गुजरते हुए उसने नेहा बेगम पर एक गहरी नज़र डाली। माही को दवा वगैरह लगाने के बाद वो आकर उनसे बात करने वाला था। माही को कमरे में लाकर बेड पर बिठाया और दवा निकालकर उसके जले हुए पैर पर लगा दी। जब चेहरा ऊपर उठाकर उसकी ओर देखा तो वो बिन आवाज़ के रो रही थी। अरसम के दिल में कुछ चुभा था। ये छोटी सी मासूम सी जान का क्या कसूर था इन सब हालात में? वो खुद भी तो अपने भाई की ताज़ा मौत के गम से टूटा हुआ था, और इसीलिए माही की तकलीफ़ उसे और भी शिद्दत से महसूस हो रही थी। वो बेड पर बैठा और माही को अपनी आगोश में ले लिया। रो मत, मैंने जख्म पर दवा लगा दी है ना, थोड़ी ही देर में सब ठीक हो जाएगा। अरसम ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। माही ने उसकी माँ की शिकायत नहीं की थी, ये बात उसे बहुत भाई थी, मगर माँ को समझाना भी ज़रूरी था। अगर माही की फितरत में चुप रहकर जुल्म सहना लिखा था तो वो इसका फ़ायदा नेहा बेगम को उठाने नहीं देगा। उसने ठान लिया था अब कुछ ऐसा करेगा कि या तो नेहा बेगम माही से दूर हो जाएंगी या फिर वही माही को लेकर चला जाएगा। अब और वो माही को नेहा बेगम के जुल्म का शिकार होते हुए नहीं देख सकता था। यकीनन माही ने खाना बनाने से इनकार किया होगा और फिर नेहा बेगम ने उसे तमाचा मारकर उसकी औकात याद दिलाई होगी, लफ्ज़ों से उसका दिल तोड़ा होगा और फिर ज़बरदस्ती किचन में भेजा होगा। अरसम को सब कुछ समझ में आ चुका था। काफ़ी देर वो माही को अपनी आगोश में लिए बैठा रहा, उसका दिल बहलाता रहा। अरसम की गोद में उसे सुकून मिलने लगा था और धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। उसका सर तकिए पर रखता हुआ वो धीरे से उठा। फिर जब उठकर नेहा बेगम के कमरे की ओर बढ़ा तो झट पीछे से माही ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अरसम को लगा वो सो रही है, लेकिन वो अभी तक सोई नहीं थी। अरसम का दिल तेजी से धड़क उठा। वो एक छोटी सी लड़की के छूने पर ही तेजी से दिल क्यों धड़कने लगा था। कभी कभी उसे खुद हैरानी होती। माही अभी छोटी थी, मगर उसका दिल इस सच्चाई को मानने से इनकार करता था। शायद ही उसके बीच के निकाह का असर था कि माही की कमसिनी के बावजूद अरसम पूरी तरह उसकी ओर खींचता चला जा रहा था।
अरसम ने पीछे देखा। माही अभी भी नम आंखों से लेटी हुई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मगर प्लीज़ आंटी जी से कोई लड़ाई मत करना, वो अभी तकलीफ़ की हालत में है। माही ने अपनी पलकों को झपकाते हुए अपनी उम्र से कहीं बड़ी बात कह दी थी। अरसम उसकी समझदारी पर दंग रह गया था। लौटते हुए उसने शिद्दत से उसके माथे पर एक प्यार भरा बोसा दिया और उसका सर थपथपाते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। उसका रुख नेहा बेगम के कमरे की ओर था, जहाँ वो गुस्से से उबल रही थीं। अरसम को देखते ही उन्होंने ताली बजा दी। शाबाश बेटा, शाबाश। हम हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दुश्मन की बेटी को तुमने सर आँखों पर बिठा रखा है। हाँ, इसीलिए तो उसे इस घर में बिहा कर लाए थे ना, ताकि तुम उसके नखरे उठाओ, उसकी सेवा करो, आधी आधी रात को उसके लिए खाना लेकर जाओ, उसकी मरहम पट्टी करते फिरो। वो गुस्से से चीख पड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था और अरसम ने सिर झुका लिया। जिसे वो अब तक अनजान समझ रहा था, वो सब कुछ जानती थी। हर बात की खबर थी उन्हें। मम्मा, मैं क्या करूं? मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं किसी बेगुनाह पर जुल्म करता फिरूं। हम पहले हम पहले ही उसे उसके माँ बाप से दूर करके बहुत बड़ी सज़ा दे चुके हैं उसे। अब मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहता। अरसम ने गहरी थकान दुख के साथ कहा था। जैसे हम अरहम के लिए सारी ज़िंदगी तड़पेंगे, वैसे ही उसके घर वाले भी अपनी बेटी के लिए तड़पते रहेंगे। यही बराबरी की सज़ा है। हमारा अरहम भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी आखिरी आराम गाह में बहुत सुकून में है। तो हम क्यों किसी की बेटी की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाएं? ऐसा ना हो कि उसकी आहें हमारे अरहम की रूह को बेचैन कर दें। अरसम बिस्तर पर बैठ गया था और अपना सिर हाथों में पकड़ लिया। इस सब तनाव से उसका सिर फटने लगा था। एक समय था जब उसकी ज़िंदगी मुस्कान से भरी, चैन और सुकून वाली थी, मगर न जाने किसकी नज़र लग गई थी। उसकी माँ भी कभी ऐसी पत्थर दिल नहीं थी, बहुत रहम दिल हुआ करती थी, गरीब लोगों का बहुत ख्याल रखती, कभी किसी बेबस और मजबूर की आह नहीं ली थी। लेकिन बेटे की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो अब हर उस चीज़ को मिटा देना चाहती थी जिसने उनके बेटे को उनसे छीना था। अरहम अरसम का छोटा भाई था, हंसमुख चुलबुला, हर किसी का चहेता। लेकिन शायद उसकी उम्र कम लिखी गई थी, क्योंकि माही के चाचा के हाथों वो मारा गया था। माही का ताल्लुक भी एक रईस ख़ानदान से था, मगर वहाँ की औरतों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ घर की बंधुआ समझा जाता था। उनकी ज़िंदगी के हर फैसले मर्द ही करते थे और अक्सर वो फैसले उन्हें मौत से भी बदतर हालातों में डाल दिया करते थे। लेकिन माही भाग्य लेकर पैदा हुई थी। उसके पापा उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। परंपराओं के खिलाफ जाकर भले ही वो उसे पढ़ा नहीं सके थे, लेकिन उसे हर खुशी दी थी। माही के मुंह से निकली हर बात उनके लिए हुक्म हुआ करती थी। उसकी माँ भी सोचती थी कि उनकी बेटी एक दिन बहुत खुशहाल जिंदगी जिएगी, मगर वो गलत थीं। 3 पीढ़ियों के बाद पैदा होने वाली पहली बेटी को भी उन्होंने अपने बेरहम फैसले की बलि चढ़ा दिया था। माही का चाचा शिकार का शौकीन था, लेकिन उस दिन वो जंगल की हदें पार कर चुका था जब एक गोली सीधी अरहम के सिर में लगी थी। गोली उसके दिमाग को चीरते हुए निकल चुकी थी और वो वहीं दम तोड़ गया। माही के चाचा को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था और मामला पंचायत में गया, मगर पंचायत भी किसी एक पक्ष के खिलाफ फैसला देने से डरती थी, क्योंकि अरसम शाह का ख़ानदान भी रुतबे में किसी से कम नहीं था। एक तरफ फैसला लेने देने का मतलब था दूसरे ख़ानदान को दुश्मन बना लेना और फिर पूरे इलाके की अमन शांति को खतरे में डालना। इसीलिए पंचायत ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे दोनों पक्षों का गुस्सा दब जाए, और वो फैसला था खून का बदला खून। माही के घराने में कोई ऐसा नहीं था जो इस खून के बदले को उतार सकता। हवेली में जितने भी मर्द थे सब शादीशुदा थे, बीवी बच्चों वाले थे। इम्तियाज खान, माही के दादा, ने अपनी पगड़ी उठाई और कदीर साहब यानी अरसम खान के पिता के कदमों में रख दी। आवाज़ कांप रही थी, मगर शब्दों में झुकाव नहीं था। हम पर रहम करें कदीर साहब, कोई बीच का रास्ता निकालिए। आपका बेटा तो चला गया, मगर इस फैसले से किसी और के घर का चिराग भी बुझ जाएगा। मेरे बेटे, मेरे पोते सब शादीशुदा हैं। उन मासूम बच्चों से उनका बाप मत छीनिए। कदीर साहब की आंखों में लहू उतर आया। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, बदला तो देना पड़ेगा इम्तियाज साहब, बेटा नहीं तो बेटी सही। कदीर साहब, अगर आपका यही फैसला है कि आप उनके घराने से अपने बेटे की मौत का बदला उतारने के लिए किसी को ले जाना चाहते हैं, चाहे वो उनकी बेटी ही क्यों ना हो, तो इससे पहले इस लड़की से आपको अपने बेटे का निकाह करना होगा।
उसके बाद ही आप उनकी बेटी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और यूं अरहम की मौत के बदले माही को अरसम शाह के हवाले कर दिया गया। 3 पीढ़ियों की इकलौती बेटी एक मर्द की हैवानियत की कीमत चुकाने के लिए कुर्बान हो गई। ये हमारे समाज की हकीकत है। लड़कों को हमेशा हर गलत काम के लिए माफ़ कर दिया जाता है, चाहे उनका जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो। लेकिन लड़कियाँ जो कुछ न करें, सिर्फ घर की 4 दीवारी में रहें, उन्हें जुल्म की चक्की में पीस दिया जाता है। अरसम ने माही से निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। वो 26 साल का था और माही सिर्फ 16 की। एक बच्ची, वो कभी भी ऐसा रिश्ता नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे इस कदर मजबूर किया कि उसे हामी भरनी पड़ी। माही का हाथ जब उसके हाथ में दिया गया तो उसका चेहरा चादर से ढका हुआ था। वो उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम टूटे हुए थे, जैसे वो अपने भाई की मौत की लड़ाई हार गया हो। वो बदला चाहता था, लेकिन इस तरह हरगिज नहीं। पंचायत ने उसके हाथ बांध दिए थे। आपने ये अच्छा नहीं किया, उसने अपने माँ बाप को दिल ही दिल में कहा था। यह आखिरी फैसला था जो उस पर ज़बरदस्ती थोपा गया था। इसके बाद उसके माँ बाप ने लाख कोशिश की कि वो माही से सख्ती से पेश आए, मगर अरसम ने ऐसा नहीं किया। नेहा बेगम को ये तो यकीन था कि अरसम उस लड़की पर जुल्म हरगिज नहीं करेगा। वो अरसम को अच्छे से जानती थी। वो अपने उसूलों से कभी गिर नहीं सकता। वो ना तो माही के करीब जाएगा, ना ही कभी उसे अपनी बीवी मानेगा। लेकिन नेहा बेगम माही को चैन से बैठा हुआ कैसे देख सकती थी? वो खुद उस पर जुल्म नहीं कर सकती थी, तो फिर एक मर्द की शिद्दत एक नाजुक सी जान पर भारी पड़ती। ये सोचकर उनके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आई थी। अगर औरत मर्द को बहकाए तो मर्द को बहकने में देर नहीं लगती। अगर माही खुद से अरसम के करीब जाएगी तो अरसम खुद को रोक नहीं पाएगा। और तभी उसकी माँ के दिमाग में एक घिनौनी साजिश ने जन्म लिया था। शाम को ही उन्होंने माही को अपने कमरे में बुलाया। माही डरती हुई उनके सामने जाकर खड़ी हुई। इस घर के हर कोने से माही को डर लगता था, खासकर अरसम की माँ से। उनकी नज़रें इतनी डरावनी थीं जैसे अभी जिंदा निकल जाएंगी। लड़की, इधर आओ, मेरे पास बैठो। माही चौंकी। वो उनके बेटे की बीवी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका नाम तक नहीं पूछा था और न जानने की कोशिश की थी। माही धीरे धीरे उनके सामने बैठ गई, ज़मीन पर, क्योंकि वो जानती थी अब यही उसकी जगह है। मगर उन्होंने उसे बेड पर बैठने को कहा। वो बैठ गई तो वो बातों की पिटारी खोल बैठी। तुम्हारा और अरसम का निकाह हो चुका है, लेकिन निकाह तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक सुहागरात ना हो जाए। शादी के बाद जब पहली रात आती है, तब सुहागरात का मनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज रात तुम तैयार होकर अरसम के करीब जाना और उसे कहना कि वो तुम्हारे साथ सुहागरात मनाए। माही ने चमकती आंखों और हैरान चेहरे से उनकी ओर देखा। आंटी जी, सुहागरात क्या होती है? तुम बस अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख देना और अरसम के पास चली जाना, बेहद पास। वो खुद ही तुम्हें बता देगा कि सुहागरात क्या होती है। नेहा बेगम ने जहर घोल दिया था उसके मासूम से दिमाग में, पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। उसे सजाया, संवारा और फिर उसे अरसम के कमरे में भेज दिया। उन्हें पूरा यकीन था एक बार अगर माही उनके बेटे के पास चली गई तो अरसम उसके मासूम वजूद से नजरें नहीं फेर पाएगा, और जब माही दर्द से तड़पेगी तो उनकी टूटी हुई माँ की खुददारी को सुकून मिलेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि अरसम को मर्द बनना नहीं आता था। वो इंसान था, एक नरम इंसान, और उसने उस रात माही को सुहागरात का मतलब समझाने के बजाय इस शब्द से ही डरा दिया था। अब वो उसके पास आने से भी डरती थी। अच्छे से जान चुकी थी कि सुहागरात क्या होती है। और जब अगले दिन नेहा बेगम ने उससे रात के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसने एकदम कड़वे लेकिन सच्चे शब्दों में कहा था, सुहागरात बहुत गंदा काम है, मैं नहीं करूँगी। हालांकि अरसम ने उसे कुछ और ही पट्टी पढ़ाई थी जो सुबह होते होते उसके मासूम से दिमाग से निकल चुकी थी। नेहा बेगम का तो तन बदन आग बन गया था। उन्होंने तमतमाते हुए उसके चेहरे पर 2-3 जोरदार तमाचे मारे थे और किचन में जाकर खाना बनाने का हुक्म सुना दिया। जब माही ने डरते हुए कहा कि उसे खाना बनाना नहीं आता तो उन्होंने फिर से उसके गालों पर तमाचे जड़ दिए और ख़ुद उसे बाजू से पकड़कर किचन में घसीट कर ले आई थीं। बिरयानी बनाने का आदेश देते हुए कहा, अगर बिरयानी अच्छी ना बनी तो तुझे धूप में खड़ा कर दूंगी और तेरे पैरों में कीड़े भी छोड़ दूंगी। माही का मासूम दिमाग ये धमकी सुनकर कांप उठा। उसने डरते डरते बिरयानी बनानी शुरू कर दी, लेकिन काम करते करते उसके पैर थक चुके थे। और फिर जब उस पर गर्म पानी गिरा तो उसकी चीख निकल गई थी। किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी थी, लेकिन अरसम खान ने ज़रूर सुन ली थी।
मम्मा प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं एक मासूम जान पर जुल्म नहीं करना चाहता, अरसम ने टूटे हुए लहजे में कहा। तो नेहा बेगम रो पड़ी और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। अरसम का दिल चिर गया था। वो जानता था उसकी माँ अपने बेटी की मौत से बुरी तरह टूट चुकी हैं, लेकिन अब वक्त था कि कोई होश संभाले, कोई हिम्मत दिखाए, कोई सच बोले, और वो जिम्मेदारी अब उसकी थी। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया, उनके आंसुओं को अपने सीने में समेट लिया। उस रात जब वो शहर से वापस लौटा तो घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। थका हारा सीधा अपने कमरे की ओर गया था और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, जमीन पर बैठी माही को देखा। उसके पैरों से खून बह रहा था जो कि अब सूख चुका था। उसके गालों पर आंसू भी सूख चुके थे। शायद वो पूरा दिन रोती रही थी। अरसम का दिल तड़प उठा। उसने फौरन बैग फेंका और घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। माही क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी, कहाँ जा रही थी तुम? माही ने गुस्से और बेबसी में अपना चेहरा घुमा लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। अरसम ने उसका चेहरा अपनी ओर करने की कोशिश की, मगर माही ने झटके से उसका हाथ हटा दिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मालूम है कि मैं बदले में आई गई हूँ, मगर इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आपके घर वालों में जरा भी इंसानियत नहीं। आपकी माँ मुझसे ऐसे पेश आती हैं जैसे उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। एक औरत जो किसी और की बेटी पर रहम नहीं कर सकती, वो अपनी औलाद से मोहब्बत कैसे करती होगी पता नहीं। मेरे बस में होता तो मैं रोज़ दुआ करती कि आपका भाई उस रास्ते पर ही ना गया होता, मगर मैं जानती हूँ ये तकदीर का लिखा था। उनकी मौत तो इसी तरह होनी थी। अगर मेरे चाचा की गोली नहीं लगती तो कोई और हादसा हो जाता। आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आपको नहीं मालूम मौत लिखी जाती है। उस वक्त एक सांस ज़्यादा नहीं ले सकता, न कम ले सकता है। माही की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। उसका मासूम चेहरा अब परिपक्वता की झलक दे रहा था, या शायद लगातार होने वाले जुल्म ने उसकी मासूमियत छीन ली थी। अरसम बस चुप रह गया। उसने माही को उठाया, उसे पलंग पर बिठाया, उसके जख्म साफ किए, मरहम लगाया और फिर उसे अपने आलिंगन में लेकर लेट गया। वो बार बार उसका माथा चूम रहा था, कह रहा था अब और नहीं, अब तुम पर और कोई जुल्म नहीं होगा, अब मैं तुम्हें इन सबसे दूर ले जाऊंगा। अगली सुबह वो एक बार फिर नेहा बेगम के कमरे में था। वहाँ आज उसका बाप भी मौजूद था। अरसम ने कहा, मैं शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ और माही को भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। नेहा बेगम का तो खून खौल उठा। नहीं, माही यहीं रहेगी। मगर अरसम अब वो पुराना डरपोक बेटा नहीं था। उसने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं मम्मा, अब और नहीं। या तो माही मेरे साथ जाएगी या मैं भी यहीं रुक जाऊंगा, और फिर जो होगा वो भी देख लेना। नेहा बेगम चुप हो गईं। अरसम का बाप भी अब समझ चुका था कि इंसाफ का यही रास्ता है। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी, माही को उसके घर वालों से कभी मत मिलने देना। अरसम ने हामी भर दी। इतनी बात तो वो भी समझता था। फिर अरसम माही को लेकर शहर आ गया, जहाँ उसने उसके लिए एक ट्यूशन वाली रखी। माही ने पढ़ाई शुरू कर दी। एक ही साल में वो 3 क्लासेस पास कर गई। 3 साल में ही वो 9वीं कक्षा में थी। अब स्कूल जाने लगी थी। अरसम रोज़ घर आता, उसे पढ़ाता, कभी उसे गले लगाता, कभी उसके मासूम चेहरे पर प्यार बिखेरता। माही हर बार उसकी छुअन से गुलनार हो जाती, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। माही का दिल अब अरसम के लिए मचलने लगा था। वो जब अपने हाथों से उसके गाल छूता तो वो इस नरम एहसास को अपने अंदर तक महसूस करती थी। उसका मन करता कि अरसम ऐसे ही अपनी नरम छुअन से उसके वजूद को छूता रहे और वो मदहोश होती रहे। कभी कभी उसका मन अरसम के चौड़े सीने से लगने को करता। वो कितनी ही देर तक उसके खूबसूरत मसल्स वाली बॉडी को देखती रहती, और जब अरसम की निगाह उस पर पड़ती तो वो जल्दी से अपनी नज़र चुरा लेती। अरसम भी उसके जज्बात अब समझने लगा था, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं चाहता था। हालांकि माही अब 18 की हो चुकी थी और अब शायद अब उसकी तकदीर भी बदलने वाली थी। माही ने जब 10वीं क्लास में टॉप किया तो वो खुशी से झूम उठी थी। उसकी आंखों में चमक थी, होंठों पर मुस्कान थी। उसे अब अपना बीता हुआ कल याद नहीं आता था, न ससुराल, न अपने घर वाले, और न ही वो दर्दनाक रातें जो उसकी मासूमियत को निगल गई थीं। अब सिर्फ एक इंसान उसकी दुनिया था, अरसम। अगर अरसम जरा भी देर से घर आता तो माही की जान पर बन जाती थी। वो उसका हाथ पकड़कर शिकायतें करती, उससे झगड़ती, रूठती, और अरसम हर बार उसकी मासूम बातों पर मुस्कुराकर रह जाता था। उसने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला कर लिया, और उस रात वो माही के लिए ढेर सारे गुलाब और एक खूबसूरत ड्रेस लेकर आया था। माही ने जब वो सामान देखा तो जैसे उसकी आंखों से
सपनों की बारिश होने लगी थी। वो खुशी से पागल हो गई। अरसम ने ड्रेस उसके हाथ में थमाते हुए नरमी से कहा, अच्छा सा तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी पुरानी और मासूम सी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में मचलते शरारत के रंग देखकर माही का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। अरसम की आंखों में आज कुछ खास था, एक नरमी, एक चाहत, एक बेइंतहा मोहब्बत। माही उसके हर अनकहे जज्बे को पढ़ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने गिफ्ट पैक खोला, ड्रेस बाहर निकाला तो ड्रेस बेहद खूबसूरत था, मगर उतना ही बोल्ड भी। अरसम, मैं ये सब कैसे पहन सकती हूँ? उसने हकलाते हुए अरसम की ओर देखकर कहा। क्यों नहीं पहन सकती? बाहर पहनकर नहीं जा सकती, लेकिन मेरे सामने तो पहन सकती हो ना। आखिर को शौहर हूँ तुम्हारा। अब जल्दी से जाओ, ड्रेस पहन कर आओ, वरना मेरा मन बदल भी सकता है और ये ड्रेस मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा। फिर शिकायत मत करना। उसकी बात पर उसने जल्दी से ड्रेस अपने हाथों में दबाई और चुपचाप बाथरूम में चली गई। शावर लेने के बाद जब उसने वो ड्रेस पहना तो खुद को आईने में देखती रह गई। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। पिंक कलर की वो लॉन्ग मैक्सी, जिसकी कमर पर बस डोरियां थीं, गला बेहद गहरा और चौड़ा था, बाजू तो थे ही नहीं। अपने आप को इस रूप में देखकर उसे खुद ही शर्म आ गई थी। आज अरसम ने जानबूझकर ये ड्रेस उसके लिए लाया था, उसे पास लाने के लिए। इस ख्याल से ही माही मुस्कुरा उठी थी। उसके चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। वो बाथरूम से बाहर आई तो अरसम कमरे में नहीं था। वो आईने के सामने खड़ी अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर रही थी कि तभी अरसम कमरे में दाखिल हुआ था और माही को इस रूप में देखा तो उसका दिल धड़क उठा। उसके लिए खुद पर काबू रखना अब मुश्किल हो गया था। वो धीरे से आगे बढ़ा और माही को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। मेरी जान, आज तो तुम इतनी हसीन लग रही हो कि दिल कर रहा है तुम्हें यूं ही खा जाऊं। अरसम ने हंसते हुए माही के गाल पर काटा और माही सी करके रह गई और नाराज सी नज़रों से उसकी ओर देखा। आज की रात नाराज़गी की नहीं, प्यार की रात है। अरसम आंख मारते हुए बोला, आज की रात बहुत ख़ास है। बहुत शौक़ था ना तुम्हें सुहागरात मनाने का, तो आज की रात हम असली वाली सुहागरात मनाएंगे। आज की रात के बाद हमारी छोटी सी माही इस दुनिया में आएगी। वो 28 साल का मर्द था और माही सिर्फ 18 साल की। उसकी नज़दीकियों का ख्याल आते ही माही थोड़ा सा डर गई थी, मगर अब वो इनकार नहीं करना चाहती थी, ना ही किसी तरह की रुकावट डालना चाहती थी। ये उसका हक था, अरसम का हक, और वो उसे देना चाहती थी। वो खुद भी तो अरसम के लिए तरस रही थी, तो अब जब अरसम उसके करीब आ रहा था तो वो उसे मना कैसे कर देती। उसने अपने नरम नरम हाथ अरसम की गर्दन में डाल दिए। अरसम ने उसकी ये खुद सुपुर्दगी देखी तो उसे गले से लगाते हुए गोद में उठा लिया और बेड पर लिटाते हुए उसके पूरे वजूद को अपने प्यार में डुबो दिया। माही थोड़ा सा डरी थी, झिझकी थी, शर्माई थी, लेकिन अरसम की हर छुअन पर वो मदहोश भी होठ थी और कांपते होठों से नरम नरम सी सिसकियां अरसम को और भी दीवाना कर देती। उसने दीवानों की तरह अपना प्यार माही के वजूद पर लुटा दिया था। उस रात की हर सांस, हर लम्हा माही के जिस्म और रूह पर एक मीठी सदा छोड़ गया। अरसम की मोहब्बत की बारिश में वो भीगती चली गई थी और वो रात जैसे थम सी गई थी। अरसम ने उसे मुकम्मल कर दिया था और माही की ज़िंदगी में अब कुछ भी अधूरा नहीं था। सुबह वो उसके सीने पर सिर रखे लेटी थी और अरसम ने उसके नाजुक दूधिया वजूद को अपनी बाहों में समेट रखा था। वो इस वक्त एकदम खिले गुलाब की तरह उसकी बाहों में थी और अरसम की उंगलियों की सरसराहट अपने वजूद पर महसूस करते हुए उसका मन खुशी से गुदगुदा रहा था। फिर वो धीरे से बोली, अरसम, हमारी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हम दोनों अब पति पत्नी की तरह अपने रिश्ते को शुरू कर चुके हैं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो मेरी जान, जो मांगोगी वो मिलेगा। वो उसकी तरफ करवट लेते हुए उसके बालों में अपना चेहरा छुपा गया था। आपको अपने माँ बाप को यूँ नहीं छोड़ना चाहिए। आप उनके इकलौते सहारा हो। आपको उनके पास जाना चाहिए। जब से अरसम माही को शहर लेकर आया था, सिर्फ 1-2 बार ही गांव गया था। उसने भी गहरी सांस ली। उसे भी अपने माँ बाप की याद आती थी, लेकिन माही के ख्याल से चुप हो जाता था। और आज जब माही ने जिद की तो वो मना नहीं कर पाया। ठीक है माही, हम आज ही गांव चलेंगे। और माही खुश हो गई थी। उसने सोच लिया था कि अपनी मोहब्बत, अपने अच्छे व्यवहार से वो अपनी सास का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। नेहा बेगम के दिल से माही के लिए जो नफरत थी वो अब तक निकली नहीं थी। जब अरसम माही को लेकर हवेली पहुंचा तो नेहा बेगम और कदीर साहब खुशी से खिल उठे थे। उन्होंने खुले दिल से दोनों का स्वागत किया था।
नेहा बेगम ने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो इस लड़की के लिए अब भी कितनी नफरत अपने दिल में दबाए बैठी हैं। सबको ऐसा लगा कि उन्होंने पुरानी बातों को भुला दिया है। माही और अरसम खुशी खुशी हवेली में रहने लगे थे और तभी हवेली में एक नए किरदार की एंट्री होती है। शाहबाज खान। शाहबाज अरसम खान की गैर मौजूदगी में उनके खेतों की देखभाल करता था। पिछले कुछ दिनों से वो शहर गया हुआ था, हालांकि वो हवेली में ही रहता था और आज सुबह ही वो शहर से लौट आया था। अरसम खान को शाहबाज के हवेली में रहने पर ऐतराज़ था, लेकिन उसकी माँ ने उसे मना लिया था कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत जिम्मेदार भी, और यूं अरसम खान मान गया था। सुबह से ही अरसम शहर गया हुआ था। पूरा दिन निकल चुका था। वो अपना काम ख़त्म करके अब गांव वापस आ रहा था, लेकिन आते आते उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। रात होने का समय हो चुका था। रास्ते में उसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया, मम्मा मैं बस 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। उसकी माँ ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है बेटा, हम इंतज़ार करेंगे। मगर उस इंतज़ार की ओट में एक साजिश पक चुकी थी। अरसम की माँ ने माही के कमरे में जाकर उसे प्यार से दूध दिया। बेटा, दिन भर की थकी हो, ये दूध पी लो, आराम मिलेगा तुम्हें। माही ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, और फिर वो दूध पी लिया जिसमें नींद की गोलियां थीं। कुछ ही देर में माही नींद के आगे बेबस हो गई। नेहा बेगम ने शाहबाज को तुरंत कमरे में बुलाया, जाओ और उसके पास जाकर लेट जाओ। आज की रात माही के किरदार पर ऐसा दाग लगना चाहिए जो उसे हमेशा के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकाल दे। शाहबाज धीमे कदमों से कमरे में गया और बेखबर सोई हुई माही के बराबर में लेट गया। उसने उसके कंधे पर बाहें रख दी और ऐसे नाटक किया जैसे दोनों के बीच कोई नाजायज रिश्ता हो। उसी वक्त अरसम घर पहुंचा था। दरवाज़ा खोला और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके कदम ठिठक गए थे। माही। उसकी आंखें फैल गईं, शरीर कांपने लगा। सामने का दृश्य किसी तूफान से कम नहीं था। माही बेखबर सोई पड़ी थी और उसके साथ लेटा हुआ शाहबाज। ये सब क्या है? अरसम चीखा। अरसम की चीख इस कदर जोरदार थी कि सख्त नींद आने के बावजूद भी माही हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उसकी आंखें नींद की वजह से लाल हो रही थीं। शाहबाज भी उठ बैठा। झूठी शर्म का नाटक करते हुए बोला, माफ़ करना भाई, सब गलती से हो गया। अरसम ने एक जोरदार तमाचा मारा था। शट अप, बाहर निकल जा मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। और माही, तुम जैसी औरत के लिए भी अब इस घर में कोई जगह नहीं। माही कुछ समझ न सकी। उसकी आँख खुली तो खुद को अकेला, बदनाम और बेघर पाया। अरसम को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन अरसम जो अपनी आंखों से देख चुका था उसे झुठला नहीं सकता था। वो टूटे हुए कदमों से उस घर लौट आई जिसे वो कभी छोड़कर आई थी, जहाँ सिर्फ मतलब से भरे रिश्ते थे। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन उसका ठंडा रवैया देखकर खामोश हो गए। कुछ ही दिन बीते थे और माही को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसकी आंखें भर आईं। शायद ये खबर अरसम का दिल नरम कर दे। उसने कांपते हाथों से फ़ोन लगाया था। अरसम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अरसम की ठंडी आवाज़ सुनाई दी, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, ज़रूर शाहबाज का होगा। और माही का दिल चूर चूर हो गया। उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। अरसम भी चैन से कहाँ था। हर रात माही की तस्वीर को देखता और रोता था, उसकी बेवफाई का मातम मनाता था। फिर एक दिन हवेली की नौकरानी कांपते हुए अरसम के कमरे में आई थी। हुजूर, छोटी मालकिन बेगुनाह है, मैंने खुद देखा था। बड़ी मालकिन ने उनके दूध में नींद की गोलियां डाली थीं और शाहबाज को बुलाकर कमरे में भेजा था। अरसम के पैरों तले से तो जैसे ज़मीन खिसक गई। वो माँ के कमरे की ओर भागा था। क्योंकि आपने ये सब, क्या माही ने आपको कभी दर्द दिया था, कभी तकलीफ़ पहुँचाई? माँ मुकर गई। मुझे कुछ नहीं पता अरसम, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। और तभी अरसम ने अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी। अगर अब भी झूठ बोला तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। नेहा बेगम घबरा गई थी और रोते हुए सब कुछ कबूल कर लिया। मैं नहीं चाहती थी वो लड़की इस घर में रहे। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ। उसके बावजूद भी तुमने उसे अपनी ज़िंदगी में वो मान और सम्मान दिया जिसके वो लड़की काबिल नहीं थी। अरसम बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। माँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैंने जिसे सबसे ज़्यादा चाहा उसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी। वो आज पहली बार रोया था, फूट फूट कर रोया था। और नेहा बेगम उसे चुप कराने के लिए उसके पास भी नहीं जा सकीं। बस दूर से अपने मजबूत बेटे को रोते हुए देखती रहीं और ख़ुद भी आंसू बहाती रहीं। वो तुरंत माही को लेने गया था, लेकिन माही अब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक टूटी हुई सी आत्मा बन चुकी थी। अब क्या लेने आए हैं? मेरा किरदार, मेरा अस्तित्व, मेरी ममता, सब कुछ कुचलकर अब मेरी ज़िंदगी में आप वापस लौटना चाहते हैं? अरसम,
अरसम हाथ जोड़कर बोला था, माफ़ कर दो, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनकर रहूँगा। माही ने आंसुओं से भीगी आंखों से देखा था। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अरसम चुपचाप लौट आया। उसकी आंखें सूनी थीं, दिल लहूलुहान। गाड़ी चलाते हुए उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और फिर रास्ते में उसकी गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। जब ये खबर माही को मिली तो उसके अंदर जैसे जान निकल गई थी। अरसम, वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। अरसम बेहोश था। खुदा का शुक्र था कि उसकी जान बच गई थी, लेकिन चोटें बहुत आई थीं। माही उसके सीने से लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो अरसम, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। अरसम की आंखें खुली, बहुत हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम आ गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दोनों की आंखों से आंसू बहते चले गए। अरसम अब भी बिस्तर पर था। उसके सीने पर पट्टियां बंधी थीं, पर आंखों में वही पुराना सुकून और माही को देखकर उभरती हल्की मुस्कान अब भी वैसी ही थी। माही उसके बगल में बैठते हुए जैसे ही उसके जख्मी सीने पर सिर रखती है, अरसम एक हल्की सी सिसकी भरता है। उफ, माही जान लोगी क्या मेरी? माही फौरन चौंक कर उठती है। सॉरी अरसम, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? अरसम मुस्कुराते हुए हौले से उसके गाल पर उंगलियां फेरता है। हो रहा था जब तुम नहीं आई थी, लेकिन अब तो हर दर्द का इलाज मिल चुका है। माही उसके हाथ को थामती है और धीरे से अपने होंठ उस पर रख देती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, खुशी और राहत के आंसू। अरसम अपना दूसरा हाथ माही के पेट पर रखता है। हमारा बच्चा माही, जिसे हम दोनों मिलकर एक खुशियों भरी मुकम्मल ज़िंदगी देंगे, कोई गम नहीं आने देंगे। उसकी ज़िंदगी की राहों में माही उस स्पर्श को अपनी पलकों में समेट लेती है। आज पहली बार उसने अपने दिल में एक गहरा सुकून महसूस किया था। कुछ ही दिनों बाद हवेली में नई सुबह हुई थी। अरसम की माँ, जो अब तक नाराज़गी और नफरत की दीवारों में घिरी हुई थी, अपने ज़मीर से हार चुकी थीं। उन्होंने माही से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन अब मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहती हूँ। इस घर में जो नन्हा मेहमान आने वाला है, मैं उससे अपने गुनाहों का प्रायश्चित बना लूँगी। माही की आंखों में पानी आ गया था, पर आज वो एक सास से नहीं बल्कि एक माँ से मिल रही थी। वो दिन हवेली में एक त्यौहार बनकर आया जब माही ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। पूरे घर में रोशनी थी, मुस्कानें थीं और हर दिल में एक नई उम्मीद। अस्पताल के बेड पर माही लेटी हुई थी। कुछ घंटे पहले ही वो माँ बनी थी। चेहरे पर थकावट की लकीरें साफ थीं, पर माँ बनने का वो सुकून उसकी आंखों में चमक रहा था। अरसम उसके पास बैठा, उसका हाथ अपने हाथों में लेता है। यार, ये तो चीटिंग है। मैंने तो एक नन्ही सी माही मांगी थी, एक प्यारी सी बेटी, और तुमने मुझे बेटा दे दिया। माही मुस्कुरा देती है। अरसम उसके बालों में हाथ फेरता हुआ धीरे से झुकता है और उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। खैर, कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाओ, एक बेटी की तैयारी भी जल्दी ही करेंगे। माही शर्म से लाल हो जाती है और उसकी मुस्कान में इस बार सिर्फ एक बीवी नहीं, एक माँ की झलक भी मुस्कुरा रही होती है। उनके बीच की दरारें धीरे धीरे भरती गईं और उनकी गोद में आने वाला बच्चा अब उस प्यार की मिसाल बनने जा रहा था, जो लाख गलतफहमियों के बावजूद कभी मर नहीं सकता था। ऐसा हम सफ़र नसीब वालों को मिलता है। अरसम, वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसके लिए फ़रिश्ता था, जिसने माही को टूटने नहीं दिया, जिसने उसकी हर आह को अपनी रूह में समेटा था, जिसने उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसके भाई के कातिलों के ख़ानदान से है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।